हेलो। गुड इवनिंग, नहीं गुड आफ्टरनून। क्या है अभी? 4 थोड़ी बजे। गुड इवनिंग क्या तो क्या फर्क पड़ता है। गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है वापस से। कल पढ़ रहे थे उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखो लाइट चला नहीं है, ये लो अब ठीक है। गुड। जैसा कि देखो कल टेस्ट है, उसमें अच्छे नंबर लाना सब। कल जो टेस्ट है उसमें अपने हॉर्टिकल्चर में पूरा मैटर आ रहा है ना, जो भी पढ़ा है अपन पूरा आएगा। कल तक जो पढ़ा था वो पूरा आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रवर्धन हमने स्टार्ट कर लिया है। प्रवर्धन वाली श्रेणी में हमने कल ये बात करी थी कि 2 प्रकार का प्रवर्धन होता है। एक तो होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। 2 प्रकार का प्रवर्धन होता है, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक। बीज से प्रवर्धन को लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। बीज के द्वारा पौधे के वानस्पतिक भाग से प्रवर्धन होता है, उसको अलैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। हमने कल 1-2 पॉइंट डिस्कस किए थे ज्यादा। एक तो बहुभ्रूणता का फायदा तभी मिलेगा जब बीज से प्रवर्धन करते हैं, ठीक है। और इधर जो आपने उदाहरण लिखे थे उसके अंदर एक लिखा था केला, ठीक है, एक लिखा था आप लोगों ने, हाँ, उसके अंदर एक और लिखना है अंगूर, और एक लिखना उसमें शहतूत। अंगूर और शहतूत में भी जो है वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, तो इन पौधों के लिए भी वो वरदान है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। फिर हम देखें आगे, तो ये तो हमने स्टार्टिंग वाली बात हो गई। अब और क्या क्या ऐसे फायदे हैं? जैसे बहुभ्रूणता पाई जाती है आम की, दक्षिण भारत की किस्मों में, नींबू वर्गीय फलों में सबसे बढ़िया बहुभ्रूणता का उदाहरण वही, और जामुन के अंदर। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़े और हम ध्यान रखें, तो इधर जो बीज से प्रवर्धन होता है उनके अंदर क्या है कि जो संतति पैदा होती है उनमें विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती से हम ये समझते हैं कि एक तरीके से डाइवर्सिटी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कल मैंने जो आपको 3 तरीके की डाइवर्सिटी बताई थी, कल मैं कह रहा था उसको वापस सुन लेना अगर थोड़ा क्लियर नहीं रहा हो तो। कल मैंने जैसे एक नाम मेरे को याद नहीं आया था, वो जनरल नॉलेज था, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन 3 तरीके की होती है, जेनेटिक, स्पीसीज, इकोलॉजिकल। डाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जेनेटिक, स्पीसीज, इकोलॉजी। कल जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था ना, सर्पगंधा, रावोल्फिया, वोमिटोरिया, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी का उदाहरण था, ठीक है। कल मेरे को जेनेटिक वाला याद ही नहीं आया तो मैं स्पीसीज वाले शब्द को ज्यादा बोल रहा था। लेकिन आप इसमें ध्यान रख लेना कि 3 प्रकार की डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल। तो एक ही स्पीसीज में कई प्रकार की जो वैरायटी होती है उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक। एक जगह पे कई प्रकार की जातियां पाई जाती है उसे कहते हैं स्पीसीज। और दो के बीच में जब हम 2 अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम का कंपेरिजन करते हैं उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, अनुवंशिक डाइवर्सिटी यानी अनुवंशिक विविधता, दूसरी है प्रजातीय विविधता, तीसरी है पारिस्थितिकीय विविधता। ये 3 प्रकार की विविधता होती है। ये एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तब आती है चीजें। अब इस विविधता पाई जाती है से हमारा ये तात्पर्य है कि जैसे कोई भी एक प्लांट है, ये अमरूद का पौधा है। किसका है? ये अमरूद का अच्छा पौधा है। और जिस पौधे से हम बहुत सारे पौधे तैयार करते हैं, ऐसा पौधा जिससे हम बहुत सारे पौधे तैयार करेंगे, उस पौधे को हम लोग कहते हैं मदर प्लांट। क्या कहते हैं? ये आगे आगे के लिए तो ये सब, वह पौधा जो अच्छे गुणों वाला है और उस पौधे से हम बहुत सारे पौधे तैयार करेंगे, तो उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? मदर प्लांट, मातृ वृक्ष कहते हैं। तो ये अमरूद का कोई मातृ वृक्ष है। मान लो कि इस किस्म का नाम है अर्का किरण। क्या नाम है? ये एक अर्का किरण वैरायटी है जिसके अंदर लाइकोपीन ज्यादा होता है, ठीक है, फल अंदर से लाल निकलता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अमरूद का ये पौधा बड़ा अच्छा है, ये किस्म बड़ी अच्छी है, इस पौधे से हम बहुत सारे पौधे तैयार करें जिनमें गुणों में बदलाव नहीं है, जैसे फलों की गुणवत्ता इस पौधे के ऊपर जो फल लग रहे हैं वैसे बाकी सभी पौधे ऐसे तैयार हो जाए। जैसे मान लो कि इसमें अमरूद है, अच्छा लाल रंग का गूदा है, फलों की साइज भी मीडियम है, अच्छी वाली, चमक अच्छी है, स्वाद अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो हम चाहते हैं कि भी
कोई बदलाव नहीं है, ऐसे बहुत सारे पौधे हम तैयार करें तो हमारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो हम बीज से तैयार कर सकते हैं और एक हम किसी भी वानस्पतिक भाग से कर देते हैं। अगर आपने बीज से पौधा तैयार किया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो हम नया पौधा तैयार करेंगे वो इसी गुणों वाला, सेम गुणों वाला होगा। उसी केस को हम कह रहे हैं विविधता। क्योंकि जो नया बीज बनता है वो बीज नर और मादा युग्मक, जिसे परागण होगा, पहले परागण होने के बाद में फिर निषेचन होगा, फिर बीज बनेगा। तो इसमें क्या अलग अलग जातियों की विविधता आ जाती है। परागण कहीं से आ रहा है, कोई परागण किसी पौधे का आ रहा है, कुछ वातावरण से वेरिएशन आ रही है, तो वो विविधता आ जाती है। ठीक है ना। तो एक वन जो भी जनरेशन बनेगी वो अपने मात्र पौधे के समान नहीं होती है, विविधता आ जाती है। दूसरा अच्छा तरीका ये है गाइस कि हम क्या करेंगे, इसके जैसे कलम से तैयार कर लिया या और कोई विधि से तैयार कर लिया, ग्राफ्टिंग कर ली, तो उस बात में पूरी गारंटी क्या है, तो यहाँ पे जो पौधा तैयार होगा वो बिल्कुल अपने मात्र वृक्ष के जैसा होगा। उसे हम कहते हैं ट्रू टू टाइप। क्या कहते हैं, ये शब्द याद रखना, ट्रू टू टाइप। ट्रू टू टाइप का मतलब होता है कि जो भी पौधा आपने तैयार किया है वो अपने मात्र पौधे के बिल्कुल क्या है, एज इट इज, बिल्कुल समान है। तो ये लाइन अपने को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। जो दोनों में मुख्य अंतर है वो इसी बात का, क्लोन कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, तो एक तरीके से क्लोन पौधे तैयार होते हैं, कोई भी बदलाव इसके अंदर नहीं होता। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखें। ये इसी क्लोनिंग का फायदा आजकल गाय भैंसों में भी उठाते हैं। ऐसे भैंस भी तैयार करते हैं आजकल। जैसे कोई भैंस है मुर्रा, मुर्रा भैंस है तो मुर्रा भैंस में अच्छा दूध उत्पादन है, फैट अच्छी है, रंग बड़ा प्यारा है, मुर्रा भैंस बड़ी अच्छी दिखती है, मुर्रा भैंस तो सुंदर भैंस है, सब ठीक है, सींग भी गोल गोल बढ़िया सब। तो हम क्या चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी भैंसें तैयार कर ले। तो हमारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं, लैंगिक का, अलैंगिक। लैंगिक में आप क्या करते हैं, जैसे कि वो वही वाला नर्मदा को मिलाते हैं आपस में, तो वो लैंगिक तरीका, उसमें विविधता आ जाती है। उसमें गारंटी नहीं रहती कि भाई भैंस जो नहीं बनेगी, बछड़ा बनेगा वो माँ के जैसा होगा, कोई गारंटी। एक कृत्रिम गर्भाधान होता है, कृत्रिम गर्भाधान ही लैंगिक तरीके ही होता है। उसमें भी तो आप उसके सीमन को इंसर्ट करते हो तो वो भी लैंगिक तरीके ही। एक आजकल का एक क्लोन तैयार करते हैं, जैसे भेड़ तैयार किया था, डोली भेड़, प्रथमा भैंस, गरिमा भैंस, ऐसे तैयार करी ना। ये वेजिटेटिव तरीके से की गई। तो इनमें गारंटी रहती है कि भाई जो भी बछड़ा बनेगा वो अपने माता, जो माता होती है या अपने जो पेरेंट्स होते हैं वैसा सेम टू सेम रहता है। मतलब आगे बढ़े अगर अपन और इसमें डिस्कस करें तो देखा जाए तो सब ठीक है। यस, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे आज, ठीक है मामला। ठीक है, अब चलो यूं है गाइस के, अब आपने बीज से जो पौधा तैयार किया, ये अंतर को छोड़ दो, ये तो हमने सीख लिया, ये एक अंतर ही होगा। एक आपने जो बीज से पौधा तैयार करते हैं उसकी अच्छी बात यह रहती है कि उसमें रोग बीमारी कम लगती है। बीज से तैयार किया गया पौधा जो होता है वो जैविक अजैविक तनावों के प्रति सहनशील होता है। जैविक व अजैविक, जैविक व अजैविक तनावों के प्रति, तनावों के प्रति सहनशील, तनाव के प्रति सहनशील। सहनशील का मतलब होता है कि कोई रोग आया, बीमारी आया तो वो सहन कर लेगा आराम से। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों को सहन कर सकता है। क्या कर सकता है, विपरीत परिस्थितियां जो भी होती है, परिस्थितियां, उनको ये सहन कर लेगा। विपरीत परिस्थितियों को सहन करने वाला है। ठीक है। जैविक तनाव का मतलब होता है रोग और कीट। जैविक तनाव क्या है, रोग कीट। अजैविक तनाव है देख विकार, कोई पोषक तत्व की कमी है, कोई सूखा पड़ गया है, कोई लवणीय मृदा है, उनको सहन करने की क्षमता जो है इनमें ज्यादा होती है। और ये होते हैं संवेदनशील। कैसे होते हैं ये पौधे जो होते हैं, ये रोग बीमारी, जैविक अजैविक तनाव के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील का मतलब कमजोर होते हैं। संवेदनशील का मतलब ऐसे समझो आप, जैसे कोई भी पौधा है, आपने एक पौधा तो तैयार किया बीज से, किससे तैयार किया, एक पौधा आपने ग्राफ्टिंग से तैयार किया। कोई रोग बीमारी आएगी तो पहले किसको लगेगी, ग्राफ्टिंग वाले को लगेगी। ये तो सहन कर सकते क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की वातावरणीय विविधता आ रखी है उसमें। तो ये इसका फायदा है, ये इसका नुकसान है कि नहीं। अब जो पहले जो आपने तैयार ये वाली बात कर रहे थे, तो ये इसके लिए एक अच्छी बात है। फिर ट्रू टू टाइप होता है, मतलब हम एग्रीकल्चर वाले क्या चाहते हैं, अच्छे गुणों वाले पौधे चाहते हैं। भाई जैसा अच्छा पौधा है उसी के जैसे बहुत सारे पौधे तैयार करते हैं। तो एक वेराइटी बनाई भाई आपने, अगर विविधता है कि आम की एक ही किस्म लगाई है, आम की आम्रपाली किस्म लगाई और उसकी गुठलियों से उगा दिए पौधे सारे, तो गुठलियों से उगाओगे तो गारंटी नहीं आज की पूरी आम्रपाली के अंदर मिक्सचर टाइप में आपको फीलिंग आई। एक पौधा बड़ा हो गया, एक छोटा रह गया, ऐसे मिक्स हो। तो हम क्या करते हैं, जैविक वनस्पतिक तरीके से पौधे तैयार करते हैं, ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, बडिंग कर लेते हैं, ये वाला तरीका।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें इसमें फर्क क्या क्या रहता है। जैसे नए गुण विकसित करने वाला जो नियम है, नए गुण या नई किस्में विकसित की जा सकती, नई किस्में विकसित की जा सकती, विकसित की जा सकती। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ऐसे समझें, जबकि ये इधर संभव नहीं है। भाई जब भी आप कोई नई किस्म विकसित करते हैं तो नई किस्म विकसित करने के लिए हमें संकरण कराना पड़ता है। मेन काम क्या रहता है? संकरण कराने का, जो क्रॉप इंप्रूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, फसल सुधार। फसल सुधार में हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक अच्छा उदाहरण बताता हूं, है ना। मान लो कि ये भिंडी क्या है, एक एग्जाम्पल की बात करें, भिंडी की कोई फसल है। भिंडी के अंदर मेन बीमारी लगती है येलो वेन मोजेक वायरस। क्या लगता है? भिंडी का मुख्य रोग है पित्त सीरा मोजेक वायरस, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें प्रतिरोधी किस्में चाहिए, वैसा हमें ये किस्म जो है ऐसी चाहिए, ऐसी जिसमें ये बीमारी नहीं लग रही हो। तो हम क्या कराएंगे, भिंडी को, मतलब अपने यहाँ वाली जो भिंडी है जिसे कहते हैं एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, इसको हम ऐसी जंगली प्रजाति के साथ में संकरण कराएंगे, भिंडी की जंगली प्रजाति जिसके अंदर वो बीमारी नहीं लगती। जैसे आजकल तो हम देख दो, हम तो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की खेती करते हैं। कई बार जंगली भिंडियां होती, खूब सारी प्रजातियां हैं, सैकड़ों प्रजातियां ऐसी है जो जंगली है। अब जंगली भिंडियों की क्या खासियत है कि भिंडियां छोटी छोटी, कैसी है? छोटी भिंडी, टेस्ट नहीं, पोषक तत्व नहीं, लेकिन उस पौधे पे बीमारी नहीं लगती। अपने यहाँ भिंडी जो है वो भिंडियां बड़ी बड़ी, भिंडियों है सॉफ्ट भिंडी, सब कुछ बढ़िया भिंडी का, बस बीमारी ज्यादा लगती। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में संकरण कराएंगे। संकरण कभी संभव है, संकरण तो फूलों के बीच में कराओगे। जैसे ये मान लो कि आपके सामने ये एक पौधा है अपने एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, किसका प्लांट है? हाँ, उसका कोई भी फूल है जिसमें नर मादा दोनों ही है, समझने के लिए बात कर रहे है ना। ये भिंडी का वो प्लांट है जो कि जंगली प्रजाति है। कैसी है? जंगली प्रजाति है। ये उसका कोई भी एक फूल की बात कर रहे हैं अपन। प्रजाति का नाम मैं लिखूं तो उससे दिक्कत नहीं। ये कोई एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस है। क्या है ये? एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस है। ये है एबेलमोस्कस टेट्राफाइलस। क्या है? एबेलमोस्कस टेट्राफाइलस। टेट्राफाइलस होती है, उसमें ये बीमारी नहीं लगती, इसके अंदर बीमारी ज्यादा लगती है। हम संकरण कैसे कराते हैं? संकरण का जो प्राथमिक मेंडल ने जो किया था, मेंडल ने किया, वैसे आज भी करते हैं सब लोग। अब संकरण कराने का तरीका ये होता है कि भाई जब ये फूल आपका अपरिपक्व होता है, कच्चा फूल होता है, तब क्या करते हैं, हम इसके नर को काट देते हैं। क्या करते हैं? नर को, इसको कहते हैं इमेस्कुलेशन। क्या कहते हैं? इसको इमेस्कुलेट कर देते हैं। तो नर को काट दो, ये लो नर को हटा दिया। नर को हटाना बहुत जरूरी है, नर कभी गड़बड़ कर सकते, सही नहीं भाई, नर नर रहेगा तो गड़बड़ करने के चांस रहते। तो हमने क्या कर दिया, नर को हमने हटा दिया। अब नर को हमने, जब कच्ची अवस्था थी तभी हमने इसको हटा दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं, तो हमने इसमें नर को हटा दिया, अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे, इसको टेक कर देंगे, इसको ऊपर से जो है बांध देंगे। ऐसे एक थैली आती है, उससे इस फूल को कवर कर देते। अब इस फूल में जो मादा भाग है, इस पे कोई भी फालतू का परागण नहीं आना चाहिए, कोई भी परागण नहीं, क्योंकि हमने पहले क्या करा था, पहले कच्ची अवस्था में हटा दिया था। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो फूल है इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसके पराग कणों को इकट्ठा कर लेंगे। इसके पराग कणों को इकट्ठा करेंगे, छोटे से डब्बी आती है, पेट्री डिश ले लो, उसके अंदर पराग कणों को इकट्ठा कर लो। पता चला कि भिंडी के फूल तो शाम को खुलते हैं, तो शाम के टाइम पे ऐसा करो, इस फूल की ये ले जाओ परागकण, और इस थैली को हटाओ। थैली को हटाने के बाद एक ब्रश आता है छोटा सा, उस ब्रश से लो, और इस भिंडी के ऊपर हमने क्या कर दिया, परागकण लगा दी। ठीक है, एक बार नहीं तो 2 बार भी करते हैं, कई बार एक दिन बाद, एक दिन छोड़ के 2 दिन बार करते हैं, वापस थैली बांध देते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर परागकण वही आए हैं जो अपन चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस मादा भाग में जो फिर भिंडी बनेगी, उस भिंडी के अंदर इन दोनों के गुण होंगे, होंगे नहीं होंगे? ये तो इसी प्रक्रिया को फिर बार बार दोहराया जाता है। तो ये नई किस्म बन गई, ये इससे जो बनेगा उसको हम कहेंगे F1 हाइब्रिड। क्या कहते हैं? F1 हाइब्रिड। तो वो F1 हाइब्रिड आएगी, उसमें कौन सी बीमारी नहीं होगी, अब येलो वेन मोजेक वायरस नहीं होता। इसमें और भी कई चीजें होती है, जैसे कि हमें कभी और प्योरिटी चाहिए, बिल्कुल और प्योरिटी चाहिए, तो ठीक है, हम वापस बैक क्रॉस कराते हैं। बैक क्रॉस का मतलब होता है जो F1 जनरेशन है उसका उसके पेरेंट्स से वापस क्रॉस कराते हैं। जैसे कि हमें ये हमारे ये येलो वेन मोजेक वायरस तो ये वाली थी, तो जो F1 बना है उस F1 का संकरण अगले साल वापस इसके साथ करेंगे, फिर बनेगा अगली जनरेशन F2, फिर से उसका संकरण किसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे। तो रोग प्रतिरोधकता उसमें लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
तो 6-7 जनरेशन आएगी, उसके बाद में ये 100% हो जाए, क्या हो जाएगा, इसी को बैक क्रॉस कहते हैं। प्रश्न आता है कभी कभी कि रोग प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए ब्रीडिंग का कौन सा तरीका है, तो बैक क्रॉस। क्या है, फर्स्ट संकरण जिसको कहते हैं। बैक क्रॉस का मतलब होता है कि आपकी जो F1 जनरेशन है उसका आप उसके जो पेरेंट्स है उसके साथ संकरण। पेरेंट्स में भी हम इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो ये वाला गुण चाहिए, रोग प्रतिरोधकता वाला। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसी जनरल नॉलेज बताया, ब्रीडिंग में पढ़ोगे ये सब चीज। तो अब इसका मतलब ये तो फूलों को हम उपयोग में ले रहे हैं तभी तो ये विधि काम में आ रही। इधर तो हम फूल को हाथ ही नहीं लगा, कोई शाखाओं को तो अड़ाने से आपस फिर फूलों के बीच में होगा संकरण। तो हम इस लैंगिक प्रवर्धन से नए गुण वाली किस्में विकसित कर सकते हैं, इससे हम लोग नहीं कर सकते। ये समझाने का मतलब ये था। मनी होट भी जंगली भिंडी की एक तो है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ऐसे काफी सारी और हैं जैसे एक है एबेलमोस्कस टेट्राफाइलस, एबेलमोस्कस मनीहोट, एबेलमोस्कस मनीहोट, एबेलमोस्कस मोस्चाटा, ऐसे करके कई जंगली प्रजातियां और भी होती है। देखो सारी अपन नहीं पढ़ते है कि नहीं, किताबों में सब लिखी हुई, लेकिन सब थोड़ी याद सब याद होती। आम आदमी को कोई सब्जी याद हो सकती नहीं हो सकती, हम आम आदमी। चलो आगे। तो ये इस तरीके से हमने मेन बिंदु यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। ये मुख्य बिंदु तो यही थे अपने, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़े, अगर और कुछ बिंदु जानना चाहें तो लैंगिक और अलैंगिक में समझना। लैंगिक अलैंगिक का मतलब यह है कि बीजू पौधा और वानस्पतिक प्रवर्धन से तैयार किया गया पौधा। बीजू पौधे के लिए देखोगे तो एक जुवेनाइल फेज करके हम बात करते हैं। जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज किसको कहते हैं, पहली बार फल लगने की स्थिति। तो इसकी जो जुवेनाइल फेज होती है वो लॉन्ग होती है, लॉन्ग जुवेनाइल फेज। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, लॉन्ग जुवेनाइल फेज का मतलब होता है कि आपने जो आम की गुठली बोई है, अब फल आते आते 6 साल लगे। कितने लगे, 6 साल। तो इसको बोलते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं, प्रथम बार फूल और फल आने की स्थिति को क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। इधर जुवेनाइल अवस्था छोटी होती, तो यहाँ पे कह सकते हैं शॉर्ट जुवेनाइल फेज, यानी कि पहली बार फलन जल्दी होती। आप किसी नर्सरी में जाओगे तो एक आम तो पहले लटक रहा पौधे, देखते नहीं। हम नर्सरी में आम लेने गए तो इधर तो गुठली बोओगे 6 साल बाद आम आएंगे, उधर एक आम तो नर्सरी में पहले लटक रहा, छोटे पौधे देखते हो ना। देख नींबू लगाना, एक नींबू तो पहले लटक रहे, 2-3 नींबू येलो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जुवेनाइल फेज क्या है, छोटी है। जुवेनाइल फेज का मतलब होता है प्रथम बार फलन की स्थिति। क्या है, प्रथम बार फलन। तो प्रथम बार जो फलन होता है वो होता है देरी से, और उधर किससे होता है, जल्दी होता है। ये इसका मतलब जुवेनाइल फेज उसको कहते हैं। बीजू पौधे होते हैं, उनकी उम्र बड़ी होती है, लंबी उम्र के होते हैं। हम यहाँ लिख रहा हूँ लॉन्ग लाइफ। क्या लिख रहा हूँ, समझ आओगे, लॉन्ग लाइफ। इनकी होती है शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ। आपने गाँव के अंदर बहुत देख रखा, एक मूवी है, बहुत छोटी मूवी है, भगवान भरोसे। क्या नाम मूवी का, किसने देखी याद करो। उस मूवी को देखते तो पूरा बचपन याद आता है। जैसे हम भी ऐसा करते थे, हमारे क्या, हम छोटे थे तो रामायण आती थी, तो रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, तो तीर कमान बना बना के खेतों में दौड़ते थे। मैं खूब करता था, मेरे सभी साथी ऐसे करते थे। कोई राम बनता था, कोई लक्ष्मण बनता था, हमारा तीर ही रहता था हमेशा। वो तीर कमान ना, हम यही रखते थे हमेशा। खेतों में जाते थे, ऐसे जो है तीरों का ऐसे आपस में लड़ते थे हम लोग, कभी आम पाट रहे, कभी क्या कर रहे, ऐसे खूब किया। मैंने क्या एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था, छोटे थे, बालक थे, समझते नहीं थे। मुझे कई चीजें याद है, हम लोग टेंशन, लेकिन क्रिएटिव था मैं। मैंने कल सोच रहा था, मैं वो मूवी देखी, हमने तो पूरा बचपन याद आ गया। मतलब उसमें वो लड़का बिल्कुल गांव जैसा माहौल, टीवी भी ज्यादा आने वाले थे, ऐसे सिस्टम था। मतलब बहुत बातें लंबी है वो। तो अब आप खुद यूं सोचो कि गांव में जो, तो गांव में क्या जी, बताता हूँ अभी। गांव में क्या, जो बीज से पौधे तैयार होते हैं, पुराने याद करो, तो उनकी उम्र बहुत होती है, 100 साल, 50 साल, 60 साल। तो उम्र बड़ी उम्र के होते हैं बीज वाले पौधे। और जो पौधे आपने ग्राफ्टिंग से तैयार किए वो कितने, 15 साल, 20 साल, बस ये इतने पौधों की उम्र कम होती है। तो ये इसका नुकसान, उम्र कम होती है नुकसान, उम्र ज्यादा होती है फायदा। इसी तरीके से एक शब्द आता है स्टेचर। क्या आता है, उसको मैं शॉर्टकट में शेप लिख रहा हूं, मतलब आकार। क्या है, आकार। स्टेचर का, स्टेचर बोलते हैं उसको वैसे तो, स्टेचर, स्टेचर का मतलब होता है पौधे का आकार। मतलब पौधे पुराने जो बीज वाले होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा आकार होता है, बिल्कुल पहाड़ जैसा। और इधर ये वाले पौधे क्या, स्मॉल स्टेचर। क्या रहते हैं, स्मॉल स्टेचर। स्मॉल स्टेचर का मतलब ये होता है कि पौधों का आकार छोटा रहता है।
तो ये इसका फायदा देखो, छोटे पौधों में सब काम आराम से हो जाता है। छोटे पौधे हैं, आपको दवाई छिड़कनी है, आपको काट छांट करनी है, आपको और कोई खाद वाद देना है और कुछ भी काम करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। बड़े पौधों में तो किसी को, बड़े पौधों में हमारे जो चढ़ेंगे फिर ऊपर, आज की जनरेशन को पेड़ पे चढ़ने नहीं है। तुम्हारे में से कौन कौन पेड़ पे चढ़ सकता? अब देखो कितने कम हाथ खड़े, खाली 8% ही हाथ खड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि नई जनरेशन को कुछ पता नहीं। हमारे गांव में तो लड़के हैं, वो कोई कोई बबूल पे बैठे हैं, वो छंगाई कर रहे हैं, कोई होता नहीं होता गांव में ऐसा होता। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे पौधों में हैंडलिंग आराम से होती है, बड़े पौधों में क्या दिक्कत आती है। अब नई जनरेशन, हम तो छोटे थे तो हम आम के पेड़ पे बैठ रहे थे, होते ही था गाँव के अंदर, होते ही। मैं वो कहानी कितनी बार बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक छोटी, दो कहानियों में से एक बता रहा हूँ छोटे। ऐसा हुआ कि फटाफट ही बता रहा हूँ, है ना, ये टॉपिक से जुड़ी हुई बात निकल गई इसलिए। हमारे क्या बेर का पेड़ था, एक बेर के बहुत सारे पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ होते हैं बेर के। अब तो धीरे धीरे बेर के वो खत्म होने लगे। बेर के बड़े पेड़ थे तो हम क्या बेर खाने के लिए गए थे। ये कहानी मैं बहुत बार बताता हूँ कभी। तो जैसे ये ऐसे 2 मंजिल जितना बड़ा था पेड़, 2 मंजिल से ज्यादा बेर के होते हैं, गाँव में होते हैं, तुमने देख रखे बड़े बड़े पेड़। तो क्या हुआ कि हम बेर खाने गए, तो ये तो हूं मैं, ये मेरा भाई है जगदीश, मेरे अंकल जी का लड़का, और ये उसकी सगी बहन है। मेरे अंकल जी की लड़की उसकी सगी बहन है, ये दोनों सगे भाई बहन। तो हम जब गए थे ऐसे, चड्डा पहन रखा था, तो छोटे थे तो चड्डा पहन रखा था। तो हम क्या कि थोड़े वो बदमाश टाइप ज्यादा थे, तो हम गए, बेर बहुत लग रहे थे। तो फिर चढ़ो चढ़ो ऊपर, तो मेरे बोला तू चढ़ तू चढ़। मैं तो चढ़ने में पहले तैयार, ये ले चढ़ा ऊपर। अब ये दोनों नीचे खड़े दोनों, मैं ऊपर चढ़ गया, ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहा, मैं ऊपर चढ़ गया। अब क्या हुआ कि अब ठेठ ऊपर गया, अब मैं ठेठ यहां तक चला गया, ठीक है। ये अब ये दोनों क्या बोले, ये दोनों बोले नीचे से थोड़ा आगे और थोड़ा आगे और थोड़ा आगे थोड़ा आगे। तो मैंने कहा ठीक है। उनको क्या नीचे से बेर दिख रहा है, ऊपर से प्रॉपर नहीं दिख रहा, आगे आगे होते हैं तो नीचे से दिख रहा है, थोड़ा आगे के चक्कर में थोड़ा आगे चला गया। अब थोड़ा आगे जैसे इस ब्रांच को हाथ लगाया तो ये टूट गई। अब इसके साथ में मैं नीचे आया, ठीक है। अब उस दिन देखो भगवान ने कैसे बचाया, नहीं तो क्या ही पड़ा रहता है आज तो, सब बोल। तो मैं वहां से नीचे आया, ठेठ वहां से बहुत ऊपर से। तो अब भगवान ने क्या कहा, ये जो शाखा थी, ये 12 फीट 13 फीट ऊपर है ना। 12 फीट का मतलब ये नीचे से ये 10.5 फीट ऊपर है। ये छत जो है वो उधर वाली छत 11 साढ़े 11 फीट ऊपर है, तो इससे भी ऊपर थी ये छत। तो यहाँ पे मैं आकर के ऐसे पेट के बल झूलने लग गया इसमें। भगवान ने, मैं ऐसे लटक गया, जैसे ये ब्रांच थी, मैं ऐसे, अब यहाँ मैं लटक गया, झूल गया। अब फिर क्या, मैं उधर गिरता तो बाढ़ में गिरता, बाढ़ नहीं, थोर की बाढ़, और इधर गिरा तो नीचे गिरा सीधा। तो अब मैं सीधा नीचे गिर गया, ये ऐसी हालत हुई अब। और वो जो शाखा थी बेर वाली, वो इधर गिरी। ये दोनों दौड़ के इसको उठा रहे क्या। मैं ऐसे बेहोश सा हो गया, तो काफी ऊंचा था, तो ऐसे यूं मतलब बिल्कुल बेहोश था। तो इनको फिर लगा ये तो बोल नहीं रहा, कहीं घुट नहीं गया। फिर ये मेरे पास आए, मेरे को हिलाए, तो मैं ऐसे आंखें फेर के पड़ा ऐसे। फिर ये दोनों मेरे को बोले, फिर मेरे को इन्होंने कहा यार हालत खराब हो जाएगी, घर पे पता चलेगा, जूते पड़ेंगे, ऐसे हो गया। फिर मेरे को बोले ले पाके पाके बैठ, तू खा ले पाके। मेरे को अब तक सेम टू सेम याद है ये दोनों क्या। तो ये मैं तो मैं बड़े बड़े पेड़ थे, बेर का भी इतना था, तो और भी थे ही। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में कहानी बता दी। ऐसा गाँव में बहुत मजे लेते। अब एक बार थोड़ा लिखेंगे, फिर और लिखेंगे। अब आपको दूसरा पॉइंट इधर लिखना है, इधर लिखना है विविधता पाई जाती है। लैंगिक में फटाफट से लिख डालो विविधता पाई जाती है, फिर इधर मैं लाइन बोल रहा हूँ। उधर तो विविधता पाई जाती है यानी डाइवर्सिटी होती है, इधर लाइन में बोल रहा हूँ। देखो वनस्पतिक, ऐसे लिखो वानस्पतिक प्रवर्धन से तैयार पौधे, वानस्पतिक प्रवर्धन से तैयार पौधे, वानस्पतिक प्रवर्धन से तैयार पौधे अपने मात्र पौधे के समान होते। वानस्पतिक प्रवर्धन से तैयार पौधे अपने मात्र वृक्ष के समान होते हैं, ठीक है, अपने मात्र वृक्ष के समान होते हैं। कोष्टक में लिखना ट्रू टू टाइप, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू टू टाइप।
ठीक है, ऐसे लिखो ट्रू टू टाइप। वानस्पतिक प्रवर्धन से तैयार पौधे अपने मातृ वृक्ष के समान होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू टू टाइप, और या फिर क्लोन। ये बात सबसे खास थी। फिर लिखो आगे, दूसरा पॉइंट लिखो, लैंगिक में लिखना है जैविक व अजैविक तनावों के प्रति सहनशील। जैविक और अजैविक तनाव को शॉर्टकट में बोल सकते हैं विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियां बोल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले तभी कह रहे एरर आ रहा है, तभी लाइव कम है। कल 200 थे, आज 140 ही लाइव है, 50 160 50 लाइव है। ऐसा क्यों है? ऑनलाइन वालों को कोई तकलीफ हो रही क्या है बेटा? ये लिख लिया, जैविक व अजैविक तनाव के प्रति सहनशील, और इधर लिखना है संवेदनशील। ठीक है, जैविक और अजैविक तनाव के प्रति संवेदनशील यानी कमजोर। फिर चलो आगे, वो है संवेदनशील का मतलब है सेंसिटिव या ससेप्टेबल, इसका मतलब है टॉलरेंट। टॉलरेंट यानी सहनशील। ठीक है, उधर लिख दिया संवेदनशील और इधर लिखना है सहनशील। संवेदनशील में सहनशील में समझ, सहनशील का मतलब सहन करने लायक, संवेदनशील का मतलब कुछ सहन नहीं कर सकते, जल्दी लगेगी समझ। अगला पॉइंट लिखो, लैंगिक में लिखना नए गुण या नई किस्में विकसित की जा सकती। नए गुण या नई किस्में विकसित की जा सकती। ठीक है, नए गुण या नई किस्में विकसित की जा सकती है। उधर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बंद कर दो। ठीक है, उधर उधर इंटो लगा दोगे नहीं। अगला बिंदु लिखो, लॉन्ग जुवेनाइल फेज। इसको हिंदी में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि प्रथम बार फलन में अधिक समय लगता है। फिर ब्रैकेट में लिख देना लॉन्ग जुवेनाइल फेज। इसमें लिखो प्रथम बार फलन में अधिक समय लगता है। प्रथम बार फलन में अधिक समय लगता है। अगला पॉइंट लिखो, प्रथम बार फलन में अधिक समय लगता है। ठीक है, उसके कोष्टक में लिखो नीचे लॉन्ग जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल का मतलब है जवानी वाली अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, लॉन्ग जुवेनाइल फेज, प्रथम बार फलन में अधिक समय लगता है कि कोष्टक में लिखना है लॉन्ग जुवेनाइल फेज। उधर लिख देना फिर आगे कम समय लगता है। वही बात होगी, कम समय लगता है। इधर उधर तो लिखना था अधिक समय लगता है प्रथम बार फलन, इधर लिख देना कम समय लगता है। कोष्टक में लिखना चाहो तो शॉर्ट जुवेनाइल फेज। आराम से कोई चीज छूट जाए तो वापस बता देना, बोल दूंगा वापस। ठीक है, इधर लिख लेना। ठीक है, लॉन्ग लाइफ, इसमें सीधे समझ जाओगे, लंबी उम्र होती है पौधों की, इधर छोटी कम उम्र होती, इधर लंबी उम्र होती है, उधर कम उम्र होती। लंबी उम्र यानी लॉन्ग लाइफ, उधर शॉर्ट लाइफ। इधर लिखना फिर बड़े आकार के पौधे, छोटे आकार के पौधे, या अंग्रेजी में समझ सको तो मैंने ऐसे बता दिया है, बिग शेप या बिग स्टेचर, स्मॉल स्टेचर। बड़े आकार के पौधे, छोटे आकार के पौधे, सही नहीं? गुड। ओके गाइस, इधर एक लाइन और लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। इधर एक लाइन और लिखना चाहें इधर तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि भाई क्या कम समय लगता है पौधे तैयार करने में या फल होने में, कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसको बोलते हैं परकोशियस। ये शब्द लिखा परकोशियस का मतलब होता है जल्दी फलन होने को परकोशियस भी कहते हैं। ऊपर हमने लिखा था जुवेनाइल फेज, उसी तरीके से ये भी लाइन परकोशियस शब्द लिखा हुआ है 12वीं किताब में, तुम्हें याद। परकोशियस शब्द का मतलब होता है कि फलन जल्दी आना। जैसे आम की भी कई किस्में ऐसी है जिनमें फलन जल्दी आता है, अगेता कह सकते हो, जल्दी कह सकते हो, तो इनमें परकोशियस टाइप के प्लांट होते हैं, जल्दी फलन शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको एक बार मोटा मोटा अच्छे से अंतर बता दिया, ये याद रहेगा, समझ रहे हो? तो ये कुछ कुछ बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग इसमें ध्यान रखें। तो इसमें अब फायदा नुकसान ये सब हमने मिक्स में ही एक तरीके से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसको जितना पढ़े उतना ही कम पड़ता है। ठीक है, टॉपिक काफी लंबा चौड़ा है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। प्रवर्धन कितने तरीके का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है?
लैंगिक, और एक कौन सा होता है अलैंगिक को क्या कहते हैं वानस्पतिक। ठीक है, वानस्पतिक प्रवर्धन। काई क्या वानस्पतिक। लैंगिक का मतलब था बीज द्वारा, पौधे का प्रवर्धन किससे हो रहा था बस। और अब वानस्पतिक प्रवर्धन जो होता है ना, उसकी कई तरीके की विधियां होती, वो विधियां हम एक बार लिस्ट बनाएंगे, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियां मुख्य रूप से 4 है। कितनी है 4 विधियां हैं। इसके अलावा फिर जो है हम देखें कौन कौन सी वानस्पतिक प्रवर्धन, साथ में लिखो इस लाइन को फटाफट। पहली विधि है कलम। कलम को बोलते हैं कटिंग। क्या कहते हैं कलम को बोलेंगे कटिंग। ठीक है बेटा, गुड। दूसरी विधि यहां पर लिखनी है दाब विधि। दूसरी लिखोगे दाब विधि। दाब विधि को कहते हैं लेयरिंग। अंग्रेजी लिखना अनिवार्य है क्योंकि अंग्रेजी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो लिख रहा हूं। ठीक है, हाँ मैं धीरे लिखाऊंगा, दयाराम कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, किसी की छूट जाता है तो मैं वापस बोल दूंगा। ठीक है, तीसरी विधि लिखो बेटा उपरोपण। उपरोपण को कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, उपरोपण को कहते हैं गाइस ग्राफ्टिंग। चौथी विधि लिखो कलिकायन। कलिकायन को कहते हैं बडिंग। कलिकायन को कहा जाता है बडिंग। ये 4 विधियां तो मेन हो गई, जहां से प्रश्न आएगा तुम्हारे। प्रवर्धन से प्रश्न आते जाता है ध्यान, सुपरवाइजर में फाइनल प्रवर्धन से प्रश्न आने के 100% चांस आएगा एक प्रश्न, तो मान के चलो। ठीक है, कौन सा आएगा जो भी हम देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो एक तो हो गया कलम, दूसरी है लेयरिंग, फिर है आपका ग्राफ्टिंग और फिर बडिंग। 2 एक्स्ट्रा और है, एक है विभाजन। क्या है विभाजन, जिसको कहते हैं डिवीजन। डिवीजन, और एक फिर है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन को कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू, उत्तक संवर्धन को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। कोई दिक्कत, ये विधियां एक बार बना लो। अब हम एक एक करके विधि पढ़ेंगे। मैं सबके कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, कुछ जगह छोड़नी नहीं है। जगह छोड़नी किसने बोला, कितनी जगह छोड़े, मैंने कब बोला जगह छोड़ो है, बोला था क्या? तो तुम एक्स्ट्रा क्यों सुन रहे हो, अपने काम से मतलब रखो। ऑनलाइन में सब अपने काम से, जब मैं बोले नहीं जगह छोड़ो तो तुम क्यों बोल रहे हो जगह छोड़ो, सही नहीं। मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे करते जाओ, बढ़िया कराऊंगा, टेंशन मत लो, मजा आएगा। तो मजा नहीं आ रहा था और क्या भाई, मजा है व्यक्ति को कब आता है। देखो देखो कई तरीके, भांति भांति के अध्यापक होते हैं, भांति भांति। तो मैं जिस चीज को ज्यादा समझता हूँ वो ये बता दें, व्यक्ति को एक मजा आता है, कोई टीचर आ रहा है, कोई भी हो, अपने यहाँ बात करें, इन जनरल बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात, ठीक है, अपने यहाँ वाली बात नहीं कर। कोई टीचर मजा करा रहा, उस सब्जेक्ट में तुम्हारा हिसाब बराबर कुछ नहीं आता। एक मजा तो वो क्लास में मजे ले लिए, ये डन। दूसरा जो वास्तविक मजा होता है, चीज समझ में आती है, वो मजा कि आपने जो पढ़ा है मजा आ गया। उस मजा कब आया कि वो चीजें हमें याद होगी, समझ होगी, डाउट क्लियर होगी, वो मजा ही वास्तविक मजा होता है। सही नहीं होता है, उसे अंदर से फीलिंग आती है, उसको नहीं आती तो टेंशन फ्री होता है आदमी। आदमी की जब चीजें क्लियर होती है, आदमी टेंशन फ्री होता नहीं होता। यार ये प्रश्न मेरे को पहले आती नहीं था, अब तो आ रहा है, ये चीज पहले आती नहीं थी, अब आने लगी। तो उससे क्या टेंशन रिलीज होता था, कि भाई आत्मविश्वास आता नहीं आता। तो कोई भी डाउट होता आप पूछ सकते, नहीं आएगा तो देख के बताएंगे और, ठीक है, टेंशन नहीं लेते ऐसे। बाकी मजा आएगा गारंटेड है। ठीक है, तो वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियां कितनी है, मुख्य रूप से 4 है। बाकी ये 12वीं किताब के अनुसार है। तो कटिंग बोलो, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, डिवीजन, टिश्यू कल्चर। अब हम जो है एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली विधि हम पढ़ने जा रहे हैं कलम। कलम को बोलते हैं कटिंग। पहला पौधे का प्रवर्धन हो रहा है कटिंग से। बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है, सब आप घर पे कर पाओगे। कटिंग फटिंग सब कर लो, घर पे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, कोई भी प्लांट है, ये मैंने एक प्लांट बनाया है। ये प्लांट एक मदर प्लांट है। क्या है, मैंने कहा था ना प्रवर्धन में जो पौधा काम में ले रहे हैं वो क्या होता है, मातृ वृक्ष होता है, जिससे बहुत सारे अच्छे गुणों वाला पौधा है।
इस पौधे से बहुत सारे पौधे आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो अब कलम में क्या करते हैं, हम पौधे का कोई भी भाग लेते हैं, पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग लेते हैं, उस पौधे से हम उस भाग को अलग कर लेते हैं। जैसे हमने करना है कोई लेना, तो इसके एक भाग को अलग कर लिया और किसी उचित माध्यम में लगा देते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं, कंपोस्ट में लगा दी, फिर उसमें जड़ें फूटती, नया पौधा तैयार हो जाता है। सरलतम तरीका है कि पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग को मात्र वृक्ष से अलग करना और उचित माध्यम में लगा देना, सफलतापूर्वक नया पौधा बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आपने अगर इस पौधे का कोई भी भाग लेना है, ठीक है। अब अगर आपने इस पौधे का जो है पत्ती काम में ली, क्या काम में लिया, आपने इस पौधे का कोई भी वनस्पतिक भाग लिया, उसमें पत्ती ली, तो उस प्रोसेस को हम लोग पत्ती कलम कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्ती कलम बोल देंगे, कोई खास बात नहीं। अंग्रेजी में बोले तो लीफ कटिंग, क्या कहेंगे, लीफ कटिंग बोल देंगे। पत्ती ली तो लीफ कटिंग हो। हमने इस पौधे की जो है जड़ें ले ली, क्या ले ली, जड़ को काट के ले लिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे जड़ कलम। क्या कहेंगे, जड़ कलम। जड़ कलम को कहते हैं रूट कटिंग। क्या बोलेंगे गाइस, रूट कटिंग कह देंगे। ये लो भैया, रूट कटिंग होगी। इसी प्रकार से अगर आपने इसके तने को काम में लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, तना कलम। तो कलम कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। पत्ते कलम, जड़ कलम, तना। तना कलम को बोलते हैं स्टेम कटिंग। क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग। 3 प्रकार की कलम हो गई। पत्ती कलम में हम लोग पत्ती काम में लेते हैं, जैसे पत्थर चट्टा, किसकी लेते हैं, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टे को बोलते हैं ब्रायोफाइलम। क्या कहते हैं, ब्रायोफाइलम। एक प्लांट और होता है बिग्नोनिया, बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं, बिग्नोनिया। बिग्नोनिया जो होता है या बिगोनिया जो होता है, वो प्लांट उसकी भी पत्ती से तैयार हो जाता है। पत्थर चट्टे की पत्ती को लो, जमीन में दबा दो, पत्ती को तोड़ लो, पत्ती को मिट्टी में दबा दो, मिट्टी में दबा दिया। पौधे का मिट्टी में जैसे ही भाग दबाया, तो इसकी क्या जो पत्तियां होती है, वहां पर नोड पाई जाती है। तो पत्ती, एक ही पत्ती में जहां जहां पे इसमें कलिकाएं हैं, वहां वहां से पौधे निकल जाएंगे। एक पौधे से 10-20 पौधे निकल रहे हैं। पत्थर चट्टे की पत्ती को तोड़ो और हल्की नमी में दबा दो, हल्का हल्का सा मिट्टी डाल दो, वहां चारों तरफ से पौधे पौधे निकलेंगे, सब पौधे तैयार होगी, है कि नहीं। पत्ती कलम। जड़ कलम कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। जैसे ही इसको हम लोग तैयार करते हैं सेब के अंदर, आड़ू के अंदर, आड़ू, लीची वगैरह है, लीची है, अमरूद में भी आप लोग कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो इन प्लांट के अंदर हम लोग ऐसा करते हैं। क्या ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं, यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो सेब है, आड़ू है, लीची है, अमरूद है, इनमें करते हैं। और भी सिट्रस विट्रस में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। तना कलम बड़ी खास। तना कलम के और कई जाति के प्रकार होते हैं। तना कलम के और भी बहुत प्रकार होते हैं। जैसे कि क्या होता है, अब हम तना कलम को आगे लेके चले गए। तना कलम को किधर लिया है, मुख्य रूप से कलम कितने प्रकार की होती है, लीफ कटिंग, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग। कलम तो 3 ही प्रकार की होती है। जो तना कलम जो होती है, वो और कई प्रकार की होती है, कठोरता के आधार पर। तो आइए हम लोग थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं इसको। ये कोई भी प्लांट है, इस प्लांट से ही हम पौधे तैयार करते हैं। इस बार हम खाली तने ले रहे थे। क्या ले रहे थे, तने का कोई भी भाग लेना है। तने का कोई भाग आपने जो है थोड़ा पुराना लिया, जो लगभग 1.5 साल पुराना है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कठोर कास्ट कलम। क्या कहते हैं, कठोर कास्ट कलम। कठोर कास्ट कलम को अंग्रेजी याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हार्ड वुड कटिंग, क्या कहते हैं, हार्ड वुड कटिंग का मतलब कठोर, जिसकी कठोर है, लकड़ी जो है वो कठोर है। दूसरी हमने जो इसमें ले रखी है स्टूडेंट, उसके अंदर क्या है कि थोड़ी सी कम पुरानी शाखा है, मतलब थोड़ी कोमल टाइप, मतलब थोड़ी कम कठोर है। उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध कठोर कास्ट कलम। क्या कहते हैं गाइस, अर्ध कठोर कास्ट, अर्ध कठोर कास्ट कलम। इसको अंग्रेजी में, अंग्रेजी याद रखना जरूरी है, जहां लिख रहा हूं वहां, ठीक है। सेमी हार्ड वुड कटिंग, क्या बोल रहे हैं इसको, सेमी हार्ड वुड कटिंग। 2 प्रकार की कलम होगी। अब आप लोग थोड़ी सी जो है बिल्कुल सॉफ्ट ब्रांच काम में ले रहे हो, यहां से ऊपर से ले लो, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोमल कास्ट कलम। क्या कहते हैं, या तो कोमल कह दो या मृदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदु, कोमल या मृदु कास्ट कलम। कास्ट कलम अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग। क्या कहते हैं, लकड़ी मतलब अंदर से कोमल है, तो सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड कटिंग। एक कटिंग और होती है
जो जनरली फलों वलों में काम में नहीं लेती, क्योंकि उसमें लकड़ी बनती नहीं। जैसे ये ज्यादा कठोर लकड़ी थी तो कठोर कास्ट कलम होगी, थोड़ी कम पुरानी शाखा ली तो वो थोड़ी अर्ध कठोर होगी, बिल्कुल सॉफ्ट शाखा काम में ली तो कोमल होगी। ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी बनती नहीं, ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी बनती नहीं है, उनके अंदर हम क्या करते हैं, और ऊपर ही ऊपर की जो शाखा काम में लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं शाकीय कलम। क्या कहते हैं? शाकीय कलम। शाकीय कलम को हम लोग कहते हैं हर्बेशियस कटिंग। क्या कहते हैं? हर्बेशियस, हर्बेशियस, हर्बेशियस कटिंग। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये कितने तरीके की कलम होगी? चार। ये चारों तना कलम है। क्या है? मेरी बात को तुम समझे? कठोर कास्ट कलम, इसके ऊपर कोई शाखा निकल रही थी वहां से ली तो अर्ध कठोर कास्ट कलम, कोमल कास्ट कलम, और जो फूल वाले ज्यादातर पौधे होते हैं जिनमें लकड़ी बनती नहीं है उनके अंदर हर्बेशियस कलम, छोटी छोटी कलम लगे। ऐसे एक टेबल बनाएंगे अपन, है ना। तो तना कलम के अंदर ये चारों तना, ऐसे टेबल बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, आगे थोड़ी जगह छोड़ना एक ही पेज के ऊपर, ऐसे अपन लिखेंगे। तो एक बार इसको लिखेंगे तो ही पढ़ पाएंगे। अभी एक प्रश्न तो यहीं से आ गया, अभी सुपरवाइजर नहीं क्या, इसमें जेट में प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना कलम का प्रकार नहीं। प्रश्न क्या आया? निम्नलिखित में से कौन सा एक तना कलम का प्रकार नहीं है। अंग्रेजी में आ रखा था प्रश्न, हिंदी में लिखा था ऐसे, हार्डवुड को हिंदी में लिखा हार्डवुड ऐसे। तो ऑप्शन हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग और रूट कटिंग। अरे तो रूट कटिंग सही होगा, रूट कटिंग कोई तना कलम थोड़ी ना, रूट कटिंग तो रूट कटिंग। तो ये सब सिंपल प्रश्न आ रखा। ये लिखो कलम, कलम के ये दो प्रकार लिखो, फिर वो प्रकार प्रकार की लिस्ट बनाओ, फिर आगे बढ़ो। डन। फिर तना कलम के चारों प्रकार लिखना, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली, आपके एग्जाम में 90% चांस रहेंगे कि व्यवसायिक विधि पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? जैसे मैंने यहाँ अमरूद लिख दिया जड़ के आज, इसका मतलब अमरूद में करते तो हैं बट व्यवसायिक नहीं। एग्जाम में व्यवसायिक ही पूछी जाएगी। जहां जहां मैं व्यवसायिक बताऊंगा आगे वो याद रखनी, लास्ट में और एक टेबल बना दूंगा व्यवसायिक, व्यवसायिक ही पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन दिमाग में ये रखना है, हाँ वो भी था एग्जाम्पल, क्योंकि 12वीं किताब वाले उदाहरण ही आते हैं, पिछले एग्जाम में देखा मैंने, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आड़ू की इंग्लिश, आड़ू को हम लोग बोलते पीच, आड़ू को बोलते पीच। अब लिखो तना कलम के चारों प्रकार, लिखो टेबल बनाना। यहाँ पर लिखना है लंबाई, क्या निकला उस कलम कितनी लंबी होनी चाहिए, आगे लिखना वो कितनी पुरानी होनी चाहिए उम्र, और आगे उदाहरण। ऐसे टेबल बनाना, जितना लिख सकते हैं उतना आज लिखें। हाँ, बिग्नोनिया भी उसी का एग्जाम्पल है, पत्ती कलम। तो आगे जो भी लिख रहा हूँ उदाहरण याद रखना, बाकी ये
एग्जाम्पल है, जैसे ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती कठोर कास्ट कलम, ये होती 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास, ये होती लगभग 5 से 10 या 5 से 15 सेंटीमीटर, ये भी मान लो जो है 5 से 10 या 5 से 15 सेंटीमीटर, ठीक। ये इतनी लंबी होती, कोई खास बात नहीं, 5 से 10 या 5 से 15 ये छोटी छोटी कलमें लगती, ठीक है, 5 से 10, 5 से 15 ऐसे। उम्र कितनी पुरानी होनी चाहिए, ये लगभग 1 से 1.5 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, 1 से 1.5 वर्ष पुरानी। ये होनी चाहिए 6 से 9 माह पुरानी शाखा, ये होनी चाहिए जो है 3 से 5 माह पुरानी शाखा, ये होनी चाहिए 1 से 2 माह पुरानी शाखा। मतलब ये इनकी उम्र है, मतलब इतनी पुरानी शाखा होगी तो उनको हम कहेंगे। ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ये इनके प्रकार याद रखना, उदाहरण याद रखना। Herbaceous cutting, softwood cutting, semi-hardwood cutting and hardwood cutting. Herbaceous CEOUS, ठीक है। लिख पाए आराम से? अब इनके क्या उदाहरण भी लिखो, 2 मिनट में अपन उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना, ध्यान रखना। एग्जाम्पल से प्रश्न आते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में भी इसी के उदाहरण आए थे, 11वीं 12वीं किताब वाले। तो पहले नंबर पे यहां लिखना है आपको अंगूर, अंगूर गुलाब, अंगूर और गुलाब। फिर लिखना अनार, अनार। इसके अलावा आपको लिखना है अंजीर, अनार, अंजीर, लेमन, लेमन आदि। फिर नीचे लिखना आपको, इसमें लिखोगे सेब, चमेली आदि। इसके अंदर लिखोगे गुलदाउदी, गुलदाउदी, कार्नेशन, कार्नेशन, और एक पौधा होता है कोलियस, कोलियस, कोलियस। इसमें भी है कोलियस, है ना, कोलियस दोनों में लिखा हुआ है, कोलियस, कोलियस, ठीक है। गुलदाउदी, कार्नेशन, ये फूल है तीनों एक तरीके से फूल। ये वाला नीचे वाला पत्तियां होती है इसके ज्यादा सुंदर, बाकी ये फूल ही। अंगूर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या पिछले साल हमने पढ़ा था ना, तो पिछले साल हमने क्या, मैंने अनार को भी कठोर कास्ट कलम में लिखा है। वास्तव में होती इसमें कठोर कास्ट कलम ही, जैसे अनार के अंदर व्यवसायिक प्रबंधन कठोर कास्ट कलम से होता है। तो 12वीं किताब वालों ने क्या कर रखा है, जहां प्रबंधन चैप्टर पढ़ा रखा है उन्होंने, वहां तो अनार को दे रखा है इसमें बीच वाली में, और जहां अनार पढ़ रखा है वहां दे रखा है कठोर कास्ट कलम। सही नहीं? तो अब तकलीफ तो पड़ गई, नहीं पड़ गई भाई, पढ़ाने वाले में समस्या पड़ गई, नहीं पड़ी। बाकी सब किताबों के अंदर दे रखा हार्डवुड कटिंग। तो जब भी आप करोगे तो आपको ध्यान रखना, वैसे दोनों ऑप्शन में ही आएंगे, लेकिन कभी मिलान करो वाला प्रश्न जैसे आ जाए, फर्स्ट ग्रेड में आ गया था इसलिए कह रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आ गया था, इसलिए डरते डरते अपने को आगे बढ़ना है कि ये चारों मिलान करो आएंगे, तो ये एग्जाम्पल आएंगे जो सामने लिखे हुए, ठीक है। और जो वहां पढ़ेंगे तो कठोर कास्ट कलम ज्यादा फर्क नहीं, ऐसे जो अनार की 2 लकड़ियां तोड़ते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, थोड़ी ज्यादा कठोर तोड़ दी, थोड़ी ज्यादा 19-20 की फर्क है। लेकिन अभी मैंने लिखा है इसको
तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। अनार, अंजीर ये है, अंगूर है, ये दोनों भी खास है इसमें, गुलदाउदी और कार्नेशन। ठीक है, ये उदाहरण 2-3 बार 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 पढ़ना है तो याद हो जाएगा। अपन पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो सब चीजें तुम्हारे सेट हो जाएगी। हाँ ऐसा होता धीरे धीरे, ठीक है। शाबाश, बाकी तुम अच्छा कर रहे हो, कोई समस्या नहीं। गुड। तारीख कितनी आज? 21 तारीख हो गई। चीजें समझ में आ रही तुम्हारी ये वाली? गुड। इस तरीके से तो कलम कितने प्रकार की थी? 3, लीफ कटिंग, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग वापस 4 की थी, बोलो। हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग, हर्बेसियस कटिंग।